हेलो। वेरी गुड इवनिंग डियर सुमित्रा जी। नई क्लास चल रही है, निधि चल पड़ी है क्लास। तो लास्ट जो सेशन कर रहे थे हम लोग, वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट था, जिसमें हमने सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा था एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के अंदर हमने पढ़ा मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस परसेंटेज वाइज हम लोगों ने देखी, उसके होने और ना होने का यूज देखा। और इस पृथ्वी पे जब CO2 पे बात कर रहे थे तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ग्रीन हाउस गैसेस देखी, ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्ट देखी। सबसे ज्यादा नुकसान कोई और कर रहा है, कंसर्न हमारे लिए कुछ और है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज वाइज जो एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा ऐड हो रहा है वो CO2 ही ऐड हो रहा है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉजिकली बुध जो ग्रह है, अगर मैं कहूं कि बेटा यहाँ पे एक प्लेनेट है जिसको हम लोग बुध बोल देते हैं, मरकरी। बुध के बाद जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र। अब इन दोनों में नजदीक कौन है सूरज के? ये सन है। सन के बहुत नजदीक है बुध, और उसके बाद शुक्र। तो अगर आप देखेंगे कि वेरी गुड इवनिंग डियर अनु, एकदम फिट एंड फाइन डियर, एकदम बढ़िया। आशा करूंगा कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। राहुल घनघस जी, वेरी गुड इवनिंग। तो कहाँ थे? हाँ। तो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह में सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? डेफिनेटली सर, बुध ग्रह सबसे ज्यादा गर्म होगा। अरे नहीं भाई, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह होगा शुक्र। क्यों सर? नजदीक है ना बुध, तो सूर्य की रोशनी फिर ज्यादा वहीं आनी चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि बुध पे जो CO2 है वो 60% के आसपास है, और शुक्र पे जो CO2 है वो 90% के आसपास है। तो एक बात बताइए, पृथ्वी पे 0.03 से 0.04 होते ही इतना ही हाई तोबा मच गई, तो फिर शुक्र पे तो 30% ज्यादा है बुध के मुकाबले। उसने तो वैसे ही शुक्र को ज्यादा गर्म कर देना है। यही वजह है कि शुक्र ग्रह जो है वो ज्यादा गर्म ग्रह है। पूजा जी, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। कहानी समझ में आ रही है? जी सर, बढ़ो आगे। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि इस पृथ्वी पे जो तापमान एटमॉस्फेयर है वो नीचे से 35 किलोमीटर तक आपको 99% मिल जाएगा, तो बाकी जो 1% है वो उसके ऊपर अवेलेबल है। यस और नो? यस सर। तो जो सर शुरुआती 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर का जो दौर है, उसमें आपको हीट्रोस्फेयर मिले, सॉरी होमोस्फेयर का रीजन मिलेगा। मतलब एक एटमॉस्फेयर, मतलब एक आपका अर्थ है, उस अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं जो मिली हुई है, तो इसलिए वो होमोस्फेयर है। उसके बाद अगर आप चलेंगे तो वो हेट्रोस्फेयर है। हेट्रोस्फेयर का क्या मतलब होता है सर? हेट्रोस्फेयर का मतलब होता है कि जहां पर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का एक पर्टिकुलर लेवल हो, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हीलियम और फिर हाइड्रोजन है। तो लेयर देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। तो होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर रखा है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर इस पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर क्यों था? तो पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर होने का कारण बेटा जी ग्रेविटी है। ग्रेविटी की वजह से इस पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर बना हुआ है। ग्रेविटी की वजह से इस पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल बना हुआ है। अगर किसी दूसरे प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो उसका मतलब सर वहां ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी होती तो शायद वहां का भी एटमॉस्फेयर होता, और एटमॉस्फेयर होता तो शायद वहां इंसानों के रहने लायक कंडीशंस पैदा हो सकती है। यस और नो? जी सर। अब आगे बढ़िए। मैंने आपको जाते वक्त बताया था कि कल हम ये पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर्स है, जो वायुमंडलीय दबाव है, वो कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा। अब जैसे कि डियर जी एक बात बताइए, ये है पृथ्वी का वो हिस्सा जिस पे आप और मैं रह रहे हैं, और इस पृथ्वी के हिस्से में ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, यानी जो एटमॉस्फेयर है, ये देखिए, एक तो ये, एक ये, और एक ये। तो यहां पर आपको 3 लेयर देखने को मिल रही है, ए बी और सी। तो मुझे एक बात बताइए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस क्षेत्र में ज्यादा होगा? सोचो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनमें से किस क्षेत्र में ज्यादा होगा? सोचो। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लॉजिकली देखा जाए तो ए में ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर एटमॉस्फेयर मैक्सिमम है।
यहाँ पर मिक्सचर ऑफ गैसेस मैक्सिमम है। इसका मतलब है कि जितना आप ऊपर जाते रहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका उतना कम होता जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कम होगा मैक्सिमम है, यहाँ पर मिनिमम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय जो दबाव है वो मैक्सिमम होगा, और यहाँ वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो मिनिमम होगा। मिनिमम क्यों होगा? क्योंकि आप गैसेस देखोगे तो काफी दूर दूर है, और यहाँ पर ज्यादा क्यों है? क्योंकि गैसेस बहुत क्लोज हैं। सर ऐसा क्यों होता है? गैसेस जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा क्यों है? अरे भोले इंसान, यहाँ ग्रेविटी भी तो सबसे ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है वो भी बहुत ज्यादा है, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम हाइट पे जाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस हिसाब से कम होता जाएगा, हाँ या ना? अगर हम हाइट पे जाएं, जैसे कि पहाड़ है, इस पहाड़ पे अगर हम लोग चढ़ाई करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके कंपैरिजन में कम होता जाएगा। हाँ सर, ये देखो आप यहां से लेकर के पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पे पहुंच गए, तो बताइए कहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा है? सर जितना कांटेक्ट में है आप लैंड के, जितना नजदीक होंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, और जितने इससे दूर जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। क्यों? उसका कारण ये रहा। अब सर क्या इस एटमॉस्फेयर में इस एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर अप्लाई होता है वो इंसानों को क्यों नहीं महसूस होता? राम राम डियर नितेश जी, यस विकास हुड्डा, ये इंग्लिश में ही ज्यादा चलता है भाई। अब आप बताइए कि पहाड़ों पे जब आप चढ़ते हैं, सॉरी सवाल ये था कि हमारे ऊपर जो गैसेस अप्लाई होती हैं, इस एटमॉस्फेयर की गैसेस हमारे ऊपर अप्लाई होती है, वो महसूस क्यों नहीं होती इंसानों को? सर इसका कारण है हमारे शरीर के अंदर का जो दबाव है, जो हम सांस ले रहे होते हैं ना, हमारे बॉडी के अंदर भी दबाव है, और बॉडी के बाहर का एक दबाव है जो ये एटमॉस्फेयर हम पे लगा रहा है। तो महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि अंदर का दबाव और बाहर का दबाव सर जो बराबर है, ना तो किसी का कम ना किसी का ज्यादा। अब डियर जी ये है कागज, है ना, ये कागज है, ये फोर्स है। अब ये देखो, अब ये कागज जो है ये हाथ पे ऊपर की तरफ बल लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा हाथ जो है वो इस कागज पे बल लगाने की कोशिश कर रहा है। अब आप बताओ कि किसका फोर्स ज्यादा है? इसका फोर्स ज्यादा है। यही वजह है कि कागज जो है मुड़ गया, लेकिन कागज का अगर प्रेशर ज्यादा होता तो फिर मेरी उंगलियां मुड़ जाती। कहानी सिंपल सी है। तो प्रेशर का खेल है सर। महसूस क्यों नहीं हुआ? अब देखो वही कागज ले लेते हैं, उसी कागज को मैंने पकड़ लिया, अब जितना बल मैं लगाऊंगा, ये लो, ये एक मेरा फोन है, इस फोन के ऊपर जो है मैं क्या कर रहा हूं? प्रेशर लगा रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं। फोन को कुछ हो रहा है? नहीं। फोन टूटा तो नहीं? क्यों नहीं टूटा? क्योंकि फोन, मेरा हाथ का जितना फोर्स है फोन भी उतना ही फोर्स जो है हाथ पे लगा रहा है, जिसकी वजह से ना तो फोन टूट रहा है ना ही वो स्क्वीज हो रहा है, ठीक है। और मेरी उंगलियां जो है, मेरी उंगलियां भी पीछे की तरफ नहीं मुड़ रही, क्योंकि इक्वल फोर्स लग रहा है। तो इस वजह से जो दोनों की सिचुएशन है वो ऐसे है, ना कम ना इधर ना उधर। तो हमारी बॉडी पे जो ऊपर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लग रहा है वो सर सेम है, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है, बाहर का प्रेशर सेम है। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, साम्यावस्था, साम्यावस्था का दौर, तो जिससे प्रेशर सेम होने की वजह से, इक्वल होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। कहानी क्लियर बच्चे? ये कारण है। अब जैसे ही हम, अच्छा हमारी बॉडी कहाँ रहने लायक है? हमारी बॉडी सर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेलने के लिए जमीनी हिस्से पे रहने लायक है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते रहेंगे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर उसके मुकाबले क्या हो जाएगा? थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। यही वजह है कि जब आप पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं तो एक तो ऊपर जाते वक्त देखिए एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो सांस लेने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो सांस लेने में हमें दिक्कत हो जाती है। कई बार जो है नाक से जो है ना ब्लड भी बाहर आता है, खून, है ना, नोज ब्लीडिंग। तो ये नोज ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि बॉडी के अंदर का सर जो प्रेशर है वो ज्यादा है और बाहर की तरफ का जो प्रेशर है वो कम है। कोई भी चीज किधर से किधर चलती है? हाई से लो की तरफ। बॉडी में ज्यादा है, बाहर की तरफ कम है,
तो इसलिए सर कई बार ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बाय नोज आ जाता है, तो नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वो प्रेशर का ही डिफरेंस है। अब हमने बचपन में जब चौथी पांचवी क्लास में रहा करते थे, रहे होंगे आप भी, तो एक एग्जाम्पल जरूर हम लोग पढ़ते होंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड तक आते आते कि भाई हवाई जहाज में जो पैन होता है वो लीक कर जाता है। हालांकि अब हवाई जहाज में पैन लीक नहीं करते, क्योंकि ऐसे पैन बन गए हैं जो हवाई जहाज में भी बैठे रहोगे तो लीक नहीं करेंगे। बकायदा आपने वो मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, तो थ्री इडियट्स मूवी में ना, नहीं वो शाहरुख खान आमिर खान से पूछता है कि भाई ये स्पेस में लिखने के लिए बनाई गई है, किसी भी ग्रेविटी पे भी हो तो ये पेन चलेगा, है ना, थ्री इडियट्स मूवी में। तो आमिर खान कहता है कि सर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही क्या थी, पेंसिल से काम चला लेते। तो वो जो पेन है उस पेन की अपनी एक साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है। तो डियर अंजू, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का खेल नहीं होगा, वो नसों की वीकनेस हो सकती है, वो पर्टिकुलर लेवल की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल हो जो आप बता रहे हैं। कई बार हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं, तो बाहर जो एनवायरनमेंट होता है उसके कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो वो प्रेशर डिफरेंसेस बना देते हैं, तो जिसकी वजह से आप जो शिकायत कर रहे हैं वो है। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है वो एक्चुअली आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू है, ठीक है। लेकिन वो समय के साथ ठीक हो जाता है। बचपन में मैंने भी देखे कई लोगों को कि भाई नोज ब्लीडिंग होती थी, मुझे भी होती थी, बचपन में हो जाती थी, बट ओवर द टाइम जो है वो ठीक हो जाती है। खैर, तो सर जैसे हाइट पे हम जाएंगे, जैसे कि हवाई जहाज में वो शाइन लीक कर जाती थी, अब नहीं करेगी। क्यों लीक कर जाती थी? क्योंकि हवाई जहाज का सर प्रेशर जो होता था ना अंदर का, वो कम होता था जब हाइट पे जाता था, और पैन के अंदर जो शाइन डाली गई थी उसका प्रेशर हाई होता था, तो जिससे हाई से लो की तरफ निकल जाती थी। तो खेल हमेशा ध्यान रख लो, हाई से लो की तरफ चलने का। अगर ऊपर की तरफ टंकी है, नीचे एक टूटी है, उस टूटी पर मैं पानी पी रहा हूं, तो पानी क्यों पी रहा हूं? क्योंकि ऊपर हाई प्रेशर है, नीचे लो प्रेशर है, इसलिए वो पानी ऊपर से नीचे आ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि नीचे टंकी रख दो और फिर टंकी में से एक पाइप लगा करके और टूटी से पानी लोगे तो पी लोगे वो पानी? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेशर अपोजिट चला गया, टूटी का हाई हो जाता है और नीचे वाले का लो हो जाता है। तो अगर मुझे टूटी में पानी चाहिए तो मुझे नीचे वाले हिस्से का जहां पानी है उसका प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे कई बार हम मोटर से पानी ऊपर चढ़ाते हैं तो सीधे तो नहीं चढ़ जाता, वो ऊपर क्यों चढ़, ऊपर ऊपर नहीं चढ़ पाता, तो उसको ऊपर चढ़ाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले का प्रेशर हाई करना पड़ता है। उसके लिए हम आर्टिफिशियल तरीका अपनाते हैं, वो है मोटर। मोटर चलाओ, प्रेशर बढ़ाओ, पानी ऊपर लेके जाओ। तो ये कहानी है प्रेशर की। तो प्रेशर हमेशा हाई से लो की तरफ चलता, लो से हाई की तरफ कभी नहीं चलता। ये प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाना होता है। कहानी क्लियर हो गई डियर जी? जी सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कहानी तो हमारी होगी क्लियर। अब बढ़ो आगे सर। एटमॉस्फेरिक लेयर, एटमॉस्फेरिक लेयर, वायुमंडलीय सतह। एटमॉस्फेरिक लेयर कितने होते हैं बेटा? सबसे पहले लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी लेयर होती है मेजोस्फेयर, चौथी लेयर होती है आयनोस्फेयर, और पांचवी लेयर होती है एक्जोस्फेयर। तो टोटल एटमॉस्फेरिक लेयर यहां कितनी दिख रही है? 5। सबसे पहले होती है क्षोभमंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्यमंडल, चौथी आयन मंडल और बाह्य मंडल।
ये 5 तरह के आपके पास एटमॉस्फेरिक लेयर हो जाते। अच्छा आगे बढ़िए सर, किलोमीटर के हिसाब से बात कर लो, वो करेंगे फिलहाल के लिए। 5 लेयर हो गई जी सर। टेम्परेचर की बात करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया भैया, 0 डिग्री सेल्सियस, -25, -50, -75, -100 एंड सो। दीज आर द टेम्परेचर्स। टेम्परेचर हो गया और ये एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड यानी हाइट होगी, ये ऊंचाई। अब समझिएगा कि बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर की। शिल्पा कबीर जी वेरी गुड इवनिंग, एकदम फिट एंड फाइन, आशा करूंगा कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। याद कीजिए हम ऐसा कुछ टॉपिक पढ़ करके आए हैं कि अगर आप जमीनी हिस्से पे हैं तो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था कि नीचे जाते वक्त सर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता था, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता था, रेडियो एक्टिव मटेरियल भी उस हिसाब से मिल जाती थी, तो तापमान बढ़ता हुआ दिखता था। लेकिन ओवरऑल सर हम लोग जब 1 किलोमीटर नीचे चले जाते थे तो हमें 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखता था। याद आ रहा है? आ रहा है। अब समझिएगा, अगर ऊपर जाते वक्त 165 मीटर चले जाएं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेरा जो है वो डाउन हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर चले जाएं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो मेरा डाउन हो जाएगा। तो इससे सर मुझे एक बात पता चल गई कि जमीन के नीचे जाऊंगा तो तापमान बढ़ेगा, जमीन के ऊपर जाऊंगा तो तापमान घटेगा। यस और नो? यस सर। अब सुनिएगा, अब हम जा रहे हैं जमीन के बेटा कहाँ? ऊपर की तरफ। तो लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है कि ऊपर जाते वक्त तापमान जो है मेरा घटना चाहिए। ये देखिए घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया। तो ये होगी आपकी ट्रोपोस्फेयर की लेयर, ये होगी स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर, ये हो गई मेजोस्फेयर की लेयर। तो ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो ये देखिए तापमान घटता गया और घटता गया, तापमान गया घट यहां तक। ठीक है, तो सर ऊपर की तरफ तापमान घटेगा। मेरा पहला सवाल ही यही है कि ऊपर की तरफ तापमान जाते वक्त घटता क्यों है? आपके अनुसार क्या लॉजिक यहां पर अप्लाई होगा कि सर इस वजह से तापमान जो है घटता है? देखो कितना दिमाग लगाते हो। आया कुछ आइडिया? नहीं आया? चलो पहले तो मुझे ये बात बताओ, मैंने पूछा कि सवाल कि ऊपर जाते वक्त तापमान घटता क्यों है? डेंसिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, तो उससे क्या फर्क पड़ता है डियर विकास? डेंसिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस होगी, चलो ठीक है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो यहीं पे एक चीज जोड़िए, डेंसिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस डिक्रीजेस। आप ये बोलिए, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर तापमान बढ़ने का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना सर। जितनी वो बढ़ रही हैं उतना ही पृथ्वी गर्म हो रहा है। एनवायरमेंट में CO2 ज्यादा है, वो ग्रीन हाउस गैस है, जितनी वो ज्यादा हो रही है सर उतना ही पृथ्वी गर्म हो रहा है। यही वजह है कि फरवरी के मिड तक आते आते ही गर्मी शुरू हो गई थी।
तो पृथ्वी पर तापमान अगर बढ़ रहा है तो किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो इसका मतलब है कि ऊपर जाते वक्त क्या कम हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस कम हो रही हैं, तो इसलिए आपका तापमान कम होता जा रहा है। ये हो गया डियर जी कम। लेकिन जैसे ही आप ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में घुसेंगे तो तापमान बेटा बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक बार के लिए ये थोड़ा सा क्या रहेगा? पॉज लगेगा, मतलब ना तो घटेगा यहाँ पर ना ये तापमान बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तापमान बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा और यहां तक बढ़ता जाएगा। कहां तक? स्ट्रेटोस्फेयर तक। मेरा अगला सवाल, यहां से फिर तापमान ने बढ़ना क्यों शुरू कर दिया? यहां ने बढ़ना क्यों शुरू कर दिया? और फिर सर जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर सर एक ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, थोड़ा सा सीधा चलेगा जैसा टेम्परेचर है, उसके बाद ये टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा और ये इतना घट जाएगा कि -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद जो है तापमान बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो घटा क्यों? तो समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो ऊपर जाते वक्त कम होती जाती थी, यानी डेंसिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कम हो रही है। यहां से बढ़ना शुरू क्यों हो रही है? अच्छा, दूसरी चीज सर, जहां पर टेम्परेचर में पॉज लगा, ना तो वो घट रही है ना वो बढ़ रही है, ठीक है? जहां पर टेम्परेचर में पॉज लगा ना तो वो घट रही है ना वो बढ़ रही है, और जहां पर टेम्परेचर में पॉज लगा ना तो वो घट रही है ना वहां बढ़ रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 लेयर देखने को मिल रही है। तो जहां टेम्परेचर में क्या लगा? पॉज, ना कम ना ज्यादा, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रोपो पॉज। ट्रोपो का मतलब क्या हुआ? ट्रोपो का मतलब शोभ हुआ, पोज का मतलब क्या हुआ? सीमा। तो ये होगी ट्रोपो पॉज यानी शोभ सीमा। इसी तरीके से जहां पर टेम्परेचर ना कम होता जाए ना ज्यादा होता, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्ट्रेटो पॉज। और फिर जो नेक्स्ट है इसे कहते हैं मेसो पॉज। पॉज क्यों कहते हैं इसे? आप देखिए तीनों के साथ पॉज लग गया। क्यों पॉज कहते हैं? क्योंकि सर यहाँ टेम्परेचर ना तो घटता है ना बढ़ता है, वो थोड़ा सा स्लाइटली सेम यूनिफॉर्म चलता, फिर घटेगा बढ़ेगा। सवाल ये है कि उसके बाद ये बढ़ा क्यों टेम्परेचर? आप कहेंगे सर इसके बढ़ने का कारण है इस रीजन में पाए जाने वाला, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में आओगे आपको पता चलेगा कि सर 15 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर की रेंज तक मुझे यहां पर जो मिलेगा उसको मैं कहता हूं ओजोनोस्फेयर। और सर ये जो ओजोन मंडल है इसकी क्या खासियत होती है? सन की तरफ से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोकना। तो सर जब वो सन की तरफ से अल्ट्रावायलेट रेज रुकती है तो इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन यहाँ पैदा होता है, जिससे इस रीजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। यही वजह है कि वो टेम्परेचर बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ ना तो ग्रीन हाउस गैसेस है ना ही सर ये तरफ से कोई गैसेस जो हो सन की तरफ से कोई रेज रुक रही है। यही वजह है कि टेम्परेचर कम होता जाएगा, इतना कम कि -100 डिग्री सेल्सियस। फिर टेम्परेचर में पॉज लगेगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्यों टेम्परेचर बढ़ता जाएगा? टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ पर पाए जाने वाले आयंस की वजह से, ठीक है? ये देखो सर, इसे आयनोस्फेयर क्यों कहते हैं? इसे आयनोस्फेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आयन की प्रेजेंस मिलती है। आयन क्या? या तो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। एक्चुअली सर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस यहाँ ज्यादा है, तो सर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है तो यहाँ पर कई सारे के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, तो सर इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होती है? फ्रिक्शंस होती है। तो सर इस फ्रिक्शंस की वजह से टेम्परेचर जो हो रहा होता है वो बढ़ रहा होता है। अच्छा, तो टेम्परेचर बढ़ता गया। हाँ सर, यहाँ से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, क्योंकि आयन मंडल का ही रीजन है। तो ये तापमान जब बढ़ रहा है तो क्या ये महसूस होगा? नहीं सर, ये तापमान महसूस नहीं होता है। क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि सर तापमान महसूस होने के लिए मेरे को चाहिए क्या? एटमॉस्फेरिक रीजन। मुझे एटमॉस्फेयर चाहिए, उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस चाहिए। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है, ग्रीन हाउस गैसेस मिक्सचर ऑफ गैसेस को पकड़ेगी। ग्रीन हाउस गैसेस मिक्सचर ऑफ गैसेस को पकड़ेगी, सॉरी ग्रीन हाउस गैसेस को जब पकड़ेगी तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगी। तो उसके लिए हमारा एटमॉस्फेयर का होना जरूरी है। लेकिन हमने देखा पिछले सेशंस में कि 35 किलोमीटर तक 99% एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा रेरिफाइड फॉर्म में है, जिसका मतलब है कि ना के बराबर एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर ना के बराबर है तो सर वहां पर बड़ा रेरिफाइड फॉर्म में होने की वजह से टेम्परेचर अगर बढ़ भी रहा है तो महसूस नहीं होगा। महसूस होने के लिए एटमॉस्फेयर का होना जरूरी है। तो एटमॉस्फेयर नहीं, टेम्परेचर में महसूस नहीं, इसलिए यहाँ टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है।
एक चीज सर, क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि बेटा ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, ये आप क्यों पढ़ते हैं? सीधा ही क्यों नहीं पढ़ लेते? हम एक ही बोलेंगे ये पृथ्वी की एक ही लेयर है। ये अलग अलग लेयर पढ़ने की क्यों जरूरत महसूस हुई? सोचो सर, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस। ये अलग अलग जो लेयर पढ़ रहे हैं हम, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस। ये लेयर अलग पढ़ने का कारण ही यही है। इसलिए यहां तापमान, यहां तापमान, यहां तापमान में फर्क होने की वजह से आप देखेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर बने हुए हैं। तो सर एक बात बताइए, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर में ना टेम्परेचर तो बढ़ता गया, तो फिर उन दोनों लेयर को हमने अलग क्यों किया? हाँ तो ठीक है, काम करो, एक कर दो। इसलिए इन दोनों को एक साथ हम लोग थर्मोस्फेयर पढ़ते हैं, क्योंकि थर्म्स, थर्म्स मतलब टेम्परेचर, यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसलिए सर थर्मोस्फेयर। क्लियर यहां तक की कहानी? तो इसलिए कई किताबों में लॉजिकली 4 ही लेयर दिखेंगी, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेजो और थर्मोस्फेयर। लेकिन थर्मोस्फेयर में ये 2 लेयर अलग क्यों की जाती है? क्योंकि सर आयनोस्फेयर में आयन की प्रेजेंस ज्यादा है, और उस आयन की वजह से कोई फायदा होता है। क्या फायदा होता है सर? रेडियो वेव्स जो आती है ना, वो रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करती है। वो रेडियो वेव्स के रिफ्लेक्ट, जिसे शॉर्ट वेव्स भी बोलते थे, शॉर्ट रेडियो वेव्स, या फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसे कहते हैं, एफएम, तो वो यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के आती है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन सर ये लॉजिक तो फिर अपोजिट हो गया, ऊपर जाते वक्त तापमान घटता है, लेकिन यहां तो घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है और बढ़ रहा है, तो सर ये लॉजिक तो गलत हो गया। हाँ, तो इसको हम कहेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। तापमान व्युत्क्रम, दिस इज कॉल्ड द टेम्परेचर इन्वर्जन। व्हाट इज द टेम्परेचर इन्वर्जन? टेम्परेचर डाउन होना, बढ़ना, डाउन होना, बढ़ना, दीज आर द टेम्परेचर इन्वर्जन। अंडरस्टूड? यहां तक बच्चे किसी का डाउट हो तो बताइएगा। यहां तक कोई डाउट? अरे कोई डाउट है कि नहीं? सब बैठे हैं। कोई डाउट नहीं? चलो बढ़ो आगे। अब सर जो ट्रोपोस्फेयर है, जितनी भी वेदर से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज, मौसम से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी को क्या कहते हैं?
जो भी मौसम से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी होगी वो सारी की सारी इस ट्रोपोस्फेयर में ही होगी। ओके, ओजोन हम आखिरी में पढ़ेंगे, बाद में मतलब सबसे आखिरी में ओजोन को पढ़ेंगे। स्ट्रेटोस्फेयर जो है, स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट है ओजोनोस्फेयर। लेकिन ये जो ट्रोपोपॉज है ना डियर, ये वाला जो ट्रोपोपॉज है, हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि देखो बच्चे, ये हो गया अर्थ आपका, दिस इज आवर अर्थ। इस अर्थ में ये हो गया ट्रोपोपॉज जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। और जो ट्रोपोपॉज है, ये दोनों ही जगह इसकी जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। इसकी इक्वेटर पे डिस्टेंस अलग होगी, पोल पे डिस्टेंस इसकी अलग होगी। अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो इक्वेटर पे डिस्टेंस जो है भूमध्य रेखा पे वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, और पोल पे ये डिफरेंस जो है कम देखने को मिलेगा। तो जो शोप सीमा है, ये शोप सीमा पोल पे सिर्फ 8 किलोमीटर है, जबकि इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है। सर ऐसा क्यों? बेटा बड़ा सिंपल सा आंसर है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोल जो है ठंडा हिस्सा है और इक्वेटर जो है बहुत गर्म हिस्सा है। तो बेटा फिर फर्क ये आने वाला है। ये देखो, ये पोल है 90 डिग्री, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, बीच में 30 डिग्री 60 डिग्री। ये ले लो, सबसे गर्म इलाका कौन सा है? सबसे गर्म इलाका 0 डिग्री है। तो ठीक है, इसके कॉन्टेक्ट में जो भी विंड आएगी गर्म होकर के हल्की होकर के वो ऊपर की तरफ उठेगी। जब गर्म होकर के हल्की होकर के जब ऊपर की तरफ उठेगी तो उसे बहुत हाइट लेना पड़ेगा ठंडा होने के लिए। बोलो हाँ या ना? तो जितना वो हाइट लेगी ठंडा होने के लिए, जिस हाइट पे वो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी होगी, वो हो गया आपका ट्रोपोपॉज यानी शोप सीमा। वो हो गया ट्रोपोपॉज यानी शोप सीमा। और इक्वेटर पे इसी वजह से इसकी हाइट जो है ज्यादा मिलेगी, 18 किलोमीटर के आसपास। लेकिन पोल जो है वो ऑलरेडी ठंडा है, इसलिए यहाँ पर जो भी विंड ऊपर की तरफ उठेगी उसको ज्यादा उठने की जरूरत नहीं महसूस होगी। क्यों? ऑलरेडी ठंडी है, कम हाइट पे भी वो ठंडी हो चुकी होगी। तो इसी वजह से पोल पे ये सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर तक ही रह जाती है। तो पोल पे ट्रोपोपॉज सिर्फ 8 किलोमीटर होगा और इक्वेटर पे ट्रोपोपॉज जो है आपको 18 किलोमीटर होगा। और ऐसे जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो ट्रोपोपॉज की जो हाइट है देखिए वो कम होती जाएगी। तो यही वजह है कि इक्वेटर पे ये जो ट्रोपोपॉज है 18 किलोमीटर मिलेगा, पोल पे यही 8 किलोमीटर मिलेगा। ठीक है, ठीक है। इसी से मुझे एक चीज याद आई कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है या इक्वेटर पे ग्रेविटी ज्यादा है, तो किस जगह की ग्रेविटी ज्यादा है? पोलार ग्रेविटी इज ग्रेटर और इक्वेटोरियल ग्रेविटी इज ग्रेटर। बताइए क्या आंसर करेंगे? किसकी ग्रेविटी ज्यादा है? सोचो सोचो सोचो, किसकी ग्रेविटी ज्यादा है? चलो लगा लिया दिमाग, अब समझिए। ये है सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि हमें तो नहीं पता कहाँ है सेंटर ऑफ अर्थ, मान के चलते हैं ये सेंटर ऑफ अर्थ है। इस सेंटर ऑफ अर्थ से पोल का जो डिस्टेंस है सर, और इस सेंटर ऑफ अर्थ से इक्वेटर की जो डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस कम है? सर पोल की डिस्टेंस कम है इक्वेटर के मुकाबले। तो जो जितना नजदीक होगा सेंटर के, उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो पोलार ग्रेविटी इज ग्रेटर देन द इक्वेटोरियल ग्रेविटी। समझ में आ गई कहानी? हाँ, क्यों? क्योंकि वो इस वजह से। अब ट्रोपोपॉज भी हमने समझ लिया कि सर अलग अलग रीजन्स में आपके अलग होंगे। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि पर किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका कम होगा। तो सर 18 किलोमीटर पे जब आप जाओगे, 18 को मल्टीप्लाई करोगे 6.5 पे, तो ये लगभग आपका ना 100 प्लस चला जाता है। 18 6 कितना होगा? 6, तो 100 प्लस चला जाता है। तो इतना नहीं होगा क्योंकि वेरिएशंस होती है टेम्परेचर में। तो आपको होगा कि सर लगभग 70 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है आपको ट्रोपोपॉज के इक्वेटोरियल रीजन में मिलेगा। जबकि 8 ही किलोमीटर पे ट्रोपोपॉज है, तो 8 गुना में 6, लगभग 45 किलोमीटर इससे 45 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो आपको पोल पे दिखेगा।
तो 80 के आसपास टेम्परेचर आपको दिखेगा ट्रोपोपॉज पे, और 50 के आसपास का टेम्परेचर दिखेगा आपको कहाँ पे, पोल पे। समझ में आ गई कहानी, टेम्परेचर इतना कम हो जाता है। तो जब मैं बात कह रहा हूँ ट्रोपोपॉज पे टेम्परेचर के कम होने की, तो आप समझिए कि ये टेम्परेचर, ये ट्रोपोपॉज जो है इक्वेटर पे अलग होगा, पोल पे अलग होगा, है ना। ये थोड़ा सा कर लेना। तो इक्वेटर पे होगा 18 किलोमीटर, पोल पे होगा 8 किलोमीटर। 18 किलोमीटर है तो टेम्परेचर पोल पे ट्रोपोपॉज पे लगभग 80 डिग्री सेल्सियस का के आसपास मिलेगा, लेकिन वहीं पे पोल पे लगभग वो 45 से 50 के आसपास मिलेगा, या ये कह लो 40 से 50 के बीच में मिलेगा आपको। तो दोनों अलग अलग, ये जो मैंने बताया है ये तो है ही है, लेकिन ट्रोपोपॉज का साथ में भी लॉजिक बता दिया, तो थोड़ा समझ लेना कि एग्जामिनर ने क्या सवाल पूछना है। ओके, मेसोस्फेयर सर टेम्परेचर इतना कम हो जाता है यहाँ पे कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं मेसोस्फेयर में, कम टेम्परेचर हो, एक तो कम टेम्परेचर, ऊपर से डस्ट पार्टिकल, तो सर यहाँ पर जो वाटर वेपर होते हैं कम टेम्परेचर होने की वजह से डस्ट पार्टिकल के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करके यहाँ पर बनाते हैं क्लाउड्स। और ऐसे क्लाउड्स क्योंकि बहुत हाइट पे हैं ये क्लाउड्स, तो हाइट पे क्लाउड होने की वजह से ये रेनफॉल नहीं करते, यानी बारिश नहीं करते, देयर इज नो रेनफॉल। लेकिन इन क्लाउड्स की खासियत होती है कि ये रात को आपको चमकते हुए दिखेंगे, इसलिए इन क्लाउड्स को हम लोग बोलते हैं नॉक्टी। नॉक्टी मतलब रात में, लूसेंट, लूसेंट का मतलब चमकदार, नॉक्टी लूसेंट क्लाउड्स। तो बताइए डियर जी, ये नॉक्टी लूसेंट क्लाउड्स आपको कहाँ मिलेंगे? नॉक्टी लूसेंट क्लाउड सर हमें मेसोस्फेयर में देखने को मिलेंगे। कौन सा ग्राफ सही नहीं है दोस्त? आप बताइए कैसे ग्राफ सही होगा? मतलब आप भावनाओं को समझना भैया, कहीं आप सोचो ना कि सर आपने टेम्परेचर इतना कम कर दिया कि हाँ 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, उस हिसाब से बोल रहे हो तो ये भावनाओं वाली बात, कि ना तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये पोल है और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि इक्वेटर है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो टेम्परेचर के हिसाब से ग्राफ पे मत जाना कि सोचोगे कि सर आपने ना इतना कम कर दिया कि 0 हो गया, नहीं, उससे भी कम होगा, माइनस में जाएगा ये, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लेना, है ना, टेम्परेचर को उस हिसाब से माइनस कर लेना। तो एग्जैक्ट नहीं बताया है, राउंड फिगर दिया है मैंने, एग्जैक्ट नहीं दिया है, उस हिसाब से एक्स वाई जेड हो सकता है। खैर बढ़िए आगे, फिर सर हम चलते हैं आयनोस्फेयर पे। ये जो आयनोस्फेयर है इसको आयन क्यों कहा गया? क्योंकि सर इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, इस वजह से इसको आयन बोला गया। ओके, तो सर जब हम इस आयनोस्फेयर में चलते हैं, आ जाइए आयनोस्फेयर पे। इस आयनोस्फेयर को सबसे पहले खोजा गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा जिसका नाम था एडवर्ड एपल्टन। एडवर्ड एपल्टन। तो इसके खोजने की वजह से, इस लेयर को खोजने की वजह से एक तो इनको नोबेल प्राइज मिला, 1948 के दौर में नोबेल प्राइज मिला था। आयनोस्फेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर यहाँ लेयर हैं, एक डी लेयर है, एक ई लेयर है, एक एफ लेयर, जी लेयर भी है और एच लेयर भी है, बट इतने पे जाना की नहीं जरूरत हमें। एग्जामिनर ने सवाल किया डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर, एच लेयर अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो बताइए ये किस एटमॉस्फेरिक लेयर के हिस्से? तो आयनोस्फेयर के ये हिस्से। और क्योंकि एडवर्ड एपल्टन ने आयनोस्फेयर को खोजा था, तो ये जो एफ लेयर है, एफ लेयर को हम लोग एपल्टन लेयर भी बोल देते हैं, एपल्टन लेयर। चलिए साहब अब समझिएगा क्या होता है ये डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर का पंगा। सर जितना हम ऊपर की तरफ जाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस जो है वहां पर उतनी ही बढ़ती रहेगी, मतलब आयंस की प्रेजेंस वहां उतनी ही बढ़ेगी जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इस चक्कर में ना एक फायदा और नुकसान होने वाला। क्या नुकसान, फायदा और नुकसान होने वाला, ये देखिए। सर हमसे एक सवाल पूछा गया कि रेडियो वेव्स की रिफ्लेक्शन कहां से होती है? तो यहां से हम लोगों ने रेडियो वेव्स के भेजा सरफेस से,
और रेडियो वेव्स गए आयनोस्फेयर पे, और वही रेडियो वेव्स की रिफ्लेक्शन होकर के वापस अर्थ पे आ गया। तो एग्जामिनर क्वेश्चन करता हमसे रेडियो वेव्स की रिफ्लेक्शन, बताइए कहां से होती है? सर रेडियो वेव्स की रिफ्लेक्शन होती है आयनोस्फेयर से। अच्छा, अब आप समझिएगा, शहरों में ये एक बिल्डिंग बनी होती है ना? शहर में एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर बेटा एक टावर लगा हुआ होता है। टावर लगा होता है, सर सिग्नल ट्रांसमिट करता है। अब यहां से सिग्नल भेजे जाते हैं, डी लेयर से स्ट्राइक करवाए जाते हैं, और डी लेयर से स्ट्राइक करके वापस आ जाते हैं ये जमीन पे। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी एफएम। बेटा एक बात बताओ, जब आप इस दौर में थे कि इतने, जैसे कि आज फोन बड़ा एडवांस हो गया, स्मार्ट हो गया है, इंटरनेट बहुत अवेलेबल होने लग गया है, इंटरनेट पे ही सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती हैं, फिल्म को अब डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन ही देख लेते हैं, है ना? डाटा जो है वो स्टोर नहीं करना पड़ता अब हमें, ये चीजें। अब आपको ये समझना है कि जब एफएम का दौर होता था और जब हम गाने सुनते थे, तो हिसार शहर में एफएम चल रहा है और गांव में हम गाने सुन रहे हैं, ऐसा कैसे हो पा रहा है? तो आप कहेंगे सर शहर टू शहर, कई बार क्या होता है कि शहर टू शहर ही वो एफएम सुनने को मिलता है, शहर से बाहर निकले गाने नहीं सुनने को मिलते। क्यों? क्योंकि वो सिग्नल ट्रांसमिट किए गए हैं डी लेयर से, और शहर टू शहर यानी सिटी टू सिटी ही, विद इन सिटी ये सिग्नल रह जाते हैं, विद इन सिटी। लेकिन जब मैं सिटी से बाहर भी मुझे सिग्नल ट्रांसमिट करना है, तो मुझे और ऊपर की तरफ वो करना है, सिग्नल भेजना है, और फिर वहां से स्ट्राइक होकर के आप देखिएगा ज्यादा डिस्टेंस ये ट्रेवल करेंगे। तो यानी अब सिटी के साथ साथ आसपास के जितने भी कस्बे हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, उनको भी कवर कर लेगा। लेकिन सर एक सिटी से दूसरे सिटी में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मुझे सिग्नल ट्रांसमिट करना है, तो एफ लेयर पे भेजूंगा और फिर ट्रांसलेट होगा। तो मुझे जितनी दूर भेजना है सिग्नल को, उतनी ही दूर ऊपर मुझे सिग्नल भेजना पड़ेगा, और उतने ही दूर जो है वो ट्रांसमिट करेगा। बट इसका सर एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि ये आप, अगर आपको याद हो, तो हम लोग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी एफएम देखते थे, और एफएम की जो फ्रिक्वेंसी होती थी 88 से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज तक ही होती थी, और इस एफएम में सिर्फ और सिर्फ ऑडियो सुनाई देता था, वीडियो नहीं। यस और नो? यस सर। तो वीडियो हमें देखना है तो क्या करना पड़ेगा सर? वीडियो देखना है तो हमें जाना पड़ेगा एक्सोस्फेयर के बाहर, हमें जाना पड़ेगा एक्सोस्फेयर के बाहर, या ये कह लीजिए आयनोस्फेयर के ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, एक्सोस्फेयर से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें स्पेस में जाना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि जो स्पेस है, जब सर 100 किलोमीटर की रेंज तक आएंगे, जो 100 किलोमीटर की रेंज है, 100 किलोमीटर की जो रेंज है सर, जमीन से ऊपर की तरफ 100 किलोमीटर की रेंज है, इसे बोला जाता है करमान लाइन। इसे बोला जाता है करमान लाइन, करमान रेखा। करमान लाइन के नीचे का जो हिस्सा होता है वो हमारा पृथ्वी का हिस्सा होता है, एटमॉस्फेरिक लेयर का हिस्सा होता है। 100 किलोमीटर से ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम लोग एक तरीके से स्पेस ही मान के चलते हैं। लेकिन एग्जैक्टली स्पेस पे जाना है तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा एक्सोस्फेयर को। तो अर्थ और स्पेस के जो ट्रांजिशन पॉइंट है उसे हम करमान लेयर बोलते हैं। तो अब अगर आपको ऑडियो के साथ वीडियो चाहिए, तो फिर आपको स्पेस में भेजने पड़ेंगे सैटेलाइट्स। तो आपको भेजने पड़ेंगे सैटेलाइट्स। अच्छा, पहले जब मार्केट में फोन आए थे, तो सर उसमें 240 पिक्सल की या 360 पिक्सल की जो है वो, पहले तो 240 पिक्सल की ही वीडियो चलती थी, फिर 360 की पिक्सल की वीडियो चलने लगी। आज के टाइम पे यूट्यूब पे आपको वीडियो जो मिलती है वो
4K और 8K में मिलने लग गई है कि नहीं? तो ये जो 4K और 8K में जो आपको वीडियो मिलने लग गई है, और मैं यहाँ बैठे बैठे YouTube के एक्सेस करके 8K की वीडियो को देख लेता हूँ, तो यानी सर ऑडियो भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है, और वीडियो भी बहुत ही जबरदस्त आ रही है। तो इसका मतलब है कि मैंने सैटेलाइट भी बहुत ज्यादा भेजे हैं, बहुत पावरफुल भेजे हैं। तो यही वजह है कि हर बार कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम लोग लॉन्च कर रहे होते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारी वीडियो क्वालिटी काफी इनहांस हो रही है। वीडियो क्वालिटी को इनहांस करना है तो सैटेलाइट भेजने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जो हाई पावर के सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे अर्थ की तरफ। समझ में आई कहानी यहाँ तक की? यह है आयनोस्फेयर का लॉजिक। इसी आयनोस्फेयर में जब आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि इस आयनोस्फेयर में आपको ऑरोरा देखने को मिलता है। ऑरोरा आयनोस्फेयर में। सर ये आयनोस्फेयर में ऑरोरा कैसे देखने को मिलते हैं? समझाता हूं, समझिएगा। दिस इज आवर प्यारा अर्थ। इस अर्थ के ऊपर यहां पर है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर की तरफ आ रहे हैं सन की रेज। अब समझिएगा, एक अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। सनरेज आएंगी, ये आ गई सनरेज। सनरेज आकर के इस मैग्नेटिक फील्ड पे टकराती हैं। टकराने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो ये जो लेयर है ये चार्ज्ड हो जाती है। टकराने की वजह से ये चार्ज्ड हो जाती है। चार्ज्ड होने की वजह से सर ये एनर्जी ट्रांसमिट करती है, और एनर्जी ट्रांसमिशन की वजह से आपको नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ, जो आयनोस्फेरिक रीजन है, यहां पे आपको कलरफुल पैटर्न बनता हुआ दिखता है। इस कलरफुल पैटर्न को ऑरोरा कहा जाता है। अगर यही कलरफुल पैटर्न नॉर्थ पोल में देखने को मिले, इस कलरफुल पैटर्न को देखने के लिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो इस ऑरोरा को नाम दे दिया जाता है ऑरोरा बोरियोलिस। और सदर्न हेमिस्फेयर में जो आपको देखने को मिलता है इसे कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। दरअसल सर नदर्न हेमिस्फेयर के नजदीक बोरियल नाम के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बोरियल नाम के फॉरेस्ट हैं नदर्न हेमिस्फेयर में, तो इस वजह से इसे बोरियोलिस बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के नजदीक होने की वजह से इसे ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। तो ऑरोरा की फॉर्मेशन कैसे होती है? सन की तरफ से आने वाले जो रेज होती है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्राइक करते हैं तो ये चार्ज हो जाते हैं। चार्ज होने से एनर्जी ट्रांसमिशन होती है। एनर्जी ट्रांसमिशन होने से आपको कलर का एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। आप है ना गूगल इमेज सेक्शंस में सर्च कर सकते हैं ऑरोरा, तो आपको ना हरे कलर का एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, आपको गुलाबी कलर का एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, आपको नीले कलर का एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। तो ऐसे पैटर्न जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में दिखते हैं उनको हम कहते हैं ऑरोरा। अंडरस्टूड यहां तक की कहानी? उसे हम लोग कहते हैं ऑरोरा की फॉर्मेशन। अच्छा सर, कई बार हम लोग है ना, एक फिल्म थी, उस फिल्म का नाम नहीं याद है मुझे। फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक बच्चा है और धर्मेंद्र, ये गोविंदा जो है वो बाप है, और गोविंदा जो है विलन के साथ रहता है और झूठ बहुत बोलता है। तो बेटा जो है अपने बाप की इस हरकत से बड़ा नाराज रहता है। तो एक दिन है ना वो छत की तरफ खड़ा रहता है, बालकोनी की तरफ, और ऊपर जो है एक तारा टूटता है। उसके अकॉर्डिंग जो है तारा टूटना मतलब बड़ी चीज। उसने देखा तारा टूट गया तो उसने एक विश मांगी कि हे भगवान, आप कुछ ऐसा करो कि मेरा बाप जो है सच बोले। देखिए तारा टूट रहा है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी होती है ना, हमारे दिलो दिमाग में भी ऐसी चीज छाई हुई होती है कि तारा टूटने का मतलब ही यही है कि जो भी विश मांगोगे वो पूरी हो जाती है कि नहीं? तो बच्चा जो है बोला कि भैया ना मेरा बाप अब आज के बाद जो है हमेशा सच ही बोले। तो वो देखता है कि अगले दिन से उसका बाप सच बोलने लग गया है, और ऐसे वैसे सच नहीं, सारे सच, मतलब जिससे उसके जीवन पे बनाएगी ऐसा सच भी जो है वो बोलने लग गया है। बच्चा बड़ा खुश होता है
यार ऊपर वाले ने तो मेरी सुन ली, यानी जो टूटता हुआ तारा था उसने मेरी सुन ली, मेरे को आ गया मजा, भैया अब तो मेरा बाप बोलता है सच। एक मिनट रुको यार। ओके, कि मेरा बाप जो है वो तो बोलता है सच भाई। औरोरा बेटा हिंदी में भी औरोरा ही कहलाता है, हिंदी में भी इसको हम लोग औरोरा ही कहते हैं, बोरेलिस और ऑस्ट्रेलिस, इसका कोई हिंदी में एक पर्टिकुलर नाम नहीं है। तो एक बात बताओ, ये जो तारा टूटता है, क्या आप लोगों ने भी बचपन में इस तरह की कोई विश मांगी है क्या, टूटते हुए तारे को देखते हुए? हाँ सर, हमने टूटते हुए तारे को देखते हुए ऐसी विश मांगी, पूरी हुई है क्या? हाँ सर, हमारी तो विश पूरी हुई है। ना बेटा ना, इस वो पुश विश पूरी हो गई होगी, लेकिन उसको कनेक्ट मत करना इस टूटते हुए तारे के साथ। क्यों सर, बताता हूं। पृथ्वी की जो ग्रेविटी होती है वो ब्रह्मांड में जो डस्ट होते हैं, पत्थर कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको अपनी तरफ खींचती है। तो कई बार वो खिंच जाते हैं, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो खिंच आते हैं, अर्थ के ऑर्बिट में घुस जाते हैं। तो वो घुस गए, लो जी वो घुस गए, घुस गए घुस गए घुस गए। और सर जब आयनोस्फेयर से वो क्रॉस होते हुए जब मेजोस्फेयर में आती है, तो घर्षण इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि उसका तापमान बढ़ जाता है, और जब उसका तापमान बढ़ जाता है तो वो जलने लग जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं उल्का पिंड, म्यूटेराइट्स बर्निंग, यानी उल्का पिंड जो है वो यहां पर जलना शुरू हो जाते हैं। सनरेज की तरफ से आने वाली जो एनर्जी होती है ना, वो चार्ज हो जाती है बच्चे इस मैग्नेटिक फील्ड के टकराने से। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चार्ज होगी? चार्ज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह ये मेटेराइट्स की बर्निंग होगी, जैसे ही इसकी बर्निंग हुई ये जलने लग जाते हैं, और जब ये जलने लग जाते हैं तो आपको और मुझको क्या बचपन में महसूस होता था कि तारा टूट रहा। एक्चुअली में कोई तारा नहीं टूट रहा, एक्चुअली में मेटेराइट्स की बर्निंग हो रही है। हमें वो तारा लगता था और वो विश मांगते थे, जो कि टोटली बेसलेस है, उसका कोई लेना देना नहीं है सच और झूठ से। खैर, तो इसके साथ ही ये वाली जो कहानी है हमारी डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर की, वो हम लोगों ने कर ली। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो ओजोनोस्फेयर पे बात करेंगे। अगली क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो ओजोनोस्फेयर का होगा। ओजोन मंडल का होगा। ठीक है, चलो, तो किसी का डाउट है तो बच्चे पूछिए, नहीं तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। चलिए, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है, तो